दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विद्युत रसायन केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि विद्युत रसायन होता क्या है, फिर इसमें विद्युत अपघटन देखेंगे, फिर विद्युत अपघटनी चालन देखेंगे, फिर विद्युत रसायन सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन ये तीन भाग आपके होते हैं, इनको डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब अपन बात करते हैं किसकी? विद्युत रसायन की। ठीक है, विद्युत रसायन क्या होता है? तो अगली हेडिंग आपकी आएगी विद्युत रसायन। ठीक है, विद्युत रसायन क्या होता है? केमिस्ट्री की यानी रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। मतलब द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, यानी विद्युत रसायन क्या है? ऐसी शाखा है रसायन की जिसमें अपन बात कर लेते हैं विद्युत रसायन। ठीक है, विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विद्युत ऊर्जा का रसायन ऊर्जा में और रसायन ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण या स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत रसायन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत रसायन क्या है, तो भाई ऐसी शाखा जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार आपकी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है या किस प्रकार रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, उस शाखा को हम क्या बोलते हैं? विद्युत रसायन बोलते हैं। ठीक है, अब विद्युत रसायन में मुख्यतः कितनी चीजें पढ़नी है? तीन चीजें अपन को मुख्यतः पढ़नी है। कौन कौन सी तीन चीजें पढ़नी है? पहला आपका विद्युत अपघटन। ठीक है, दूसरा आता है विद्युत अपघटनीय चालन और तीसरा आता है विद्युत रासायनिक सेल। इसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी कहा जाता है। तो इनके बारे में अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं विद्युत रसायन, अपन ने डिस्कस किया क्या होता है। अब अपन बात कर लेते हैं विद्युत अपघटन की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? विद्युत अपघटन की। क्या होता है विद्युत अपघटन? समझ लेते हैं। विद्युत अपघटन में उसके उत्पाद क्या बनते हैं ये भी समझ लेते हैं, और उसकी मात्रा, उत्पाद की मात्रा कितनी बनती है ये भी अपन समझ लेंगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग आपकी विद्युत अपघटन। हेडिंग लिखेंगे बेटा विद्युत अपघटन। ठीक है, तो क्या होता है विद्युत अपघटन? जब किसी
विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन या प्रगलित विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विद्युत अपघट्य अपने अवयवी तत्वों में वियोजित हो जाता है इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत अपघटन क्या होता है, तो कोई भी विद्युत अपघट्य ले लो। विद्युत अपघट्य क्या होता है? जो आयनों में वियोजित हो जाता है पिघलाने पर या फिर पानी में विलय करने पर। तो वो क्या होता है कि पानी के विलयन में यानी जलीय विलयन में आपका क्या करता है, धारा को प्रवाहित होने देता है और प्रगलित अवस्था में भी धारा को प्रवाहित होने देता है, ठोस अवस्था में धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। तो विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन ले लो या विद्युत अपघट्य का प्रगलित अवस्था में ले लो। उसमें अगर आप क्या करते हो, धारा प्रवाहित करते हो। क्या करते हो बेटा? धारा प्रवाहित करते हो, तो वो अपने अवयवी घटकों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत अपघटन क्या होता है, जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन या प्रगलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने अवयवी घटकों में वियोजित हो जाता है। इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। अच्छा, ये जो विद्युत अपघटन होता है वो विद्युत अपघटनी सेल में होता है। ठीक है, किसमें होता है? यह प्रक्रम विद्युत अपघटनी सेल में होता है। ये कहां पर होता है? विद्युत अपघटनी सेल में होता है। विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, समझा देता हूं। क्या होता है, एक पात्र लेते हैं जिसमें विद्युत अपघट्य की प्रगलित अवस्था या विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन भरा जाता है। ठीक है, ये पात्र ले लिया। इसमें दो धातु की छड़ें लगाते हैं। ये छड़ें समान माध्यम की भी हो सकती है, एक ही पदार्थ की भी हो सकती है और अलग अलग पदार्थ की भी हो सकती है। ये धातु छड़ें, इन धातु छड़ों को हम क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। एक आपका धनात्मक सिरे से जोड़ेंगे और एक ऋणात्मक सिरे से जोड़ेंगे। इसमें जो धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, एनोड ही बोलते हैं। ठीक है, एनोड कहलाता है। दूसरा जो ऋणात्मक सिरा जिससे जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, यानी आपका कैथोड बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये विद्युत अपघट्य वो दो प्रकार के आयनों में वियोजित हो जाता है, एक धनायन और एक ऋण आयन। ठीक है, तो धनायन को अपन क्या बोलते हैं, कैटायन, और ऋण आयन को अपन क्या बोलते हैं, एनायन। ठीक है, तो धनायन किसकी तरफ जाएंगे, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, तो ये इधर जाएंगे। तो चूंकि यहाँ पर कौन जा रहे हैं, कैटायन जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कैथोड। और यहाँ पर क्या जाएंगे, एनायन जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, एनोड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि विद्युत अपघट्य आयनों में वियोजित होता है। दो आयन बनाता है, धनायन और ऋणायन। धनायन को क्या बोलते हैं, कैटायन, और ऋणायन को क्या बोलते हैं, एनायन। विद्युत अपघटन किसमें होता है, विद्युत अपघटनी सेल में होता है। इसमें क्या होता है, एक पात्र होता है, इसमें विद्युत अपघट्य भर दिया जाता है,
ठीक है, विद्युत अपघट्य बन दिया। उसके बाद विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन या प्रज्वलित अवस्था में बन दिया। उसमें दो धात्विक क्षणें डाली जो इलेक्ट्रोड की बातें करेंगे। ये धात्विक क्षणें एक ही पदार्थ की भी हो सकती हैं, अलग अलग पदार्थ की भी हो सकती हैं। इनको हम किससे जोड़ देते हैं? बैटरी से। बैटरी का धनात्मक सिरा जिस रॉड से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है? एनोड। ठीक है, ऋणात्मक सिरा जिससे जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक सिरा पे कौन जाएंगे? कैटायन जाएंगे और उनका क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। और धनात्मक सिरे पे क्या जाएंगे? ऋणायन जाएंगे और उनका ऑक्सीकरण। आपको हमेशा याद रखना है एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे क्या होता है? अपचयन होता है। ये विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, अब उदाहरण अपन बात करते हैं। उदाहरण NaCl का विद्युत अपघटन। ठीक है, NaCl का विद्युत अपघटन। तो जैसे ही आप NaCl को क्या करेंगे? प्रज्वलित अवस्था में लेंगे। जलीय विलयन में नहीं ले रहा हूं, प्रज्वलित अवस्था में ले रहा हूं। ठीक है, क्या होता है कि अगर आपके विद्युत अपघट्य में दो या दो से ज्यादा प्रकार के आयन है, धनायन और ऋणायन, दो या दो से ज्यादा प्रकार के, तो उनका जो उत्पाद बनता है वो धनायन और ऋणायन के सापेक्ष अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव पर निर्भर करता है। तो मैं बताऊंगा कैसे, चिंता मत करो। अभी पहले NaCl का विद्युत अपघटन देख लेते हैं। तो NaCl का जब विद्युत अपघटन हो रहा है तो जब NaCl को प्रज्वलित अवस्था में लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? दो पार्ट में टूट जाता है, एक Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन। ठीक है, ये आपका इस तरह से टूट जाता है। ठीक है, अब एट एनोड, ठीक है, एनोड पे कौन जाएगा? एनाइन जाएगा। एनाइन मतलब Cl नेगेटिव आयन जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा? वहां पर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो 2Cl नेगेटिव आयन ले लिया, Cl2 बना लेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। कई लोग इसको दो स्टेप में लिखते हैं, एक Cl लिया तो एक इलेक्ट्रॉन, फिर दो Cl को कंबाइन करके Cl2 बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण हो गया। तो एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण हो गया एनोड पे। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा? एट कैथोड, ठीक है, क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ Na प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा? Na बना लेगा, ट्वाइस ऑफ Na बना लेगा। ठीक, ओवरऑल रिएक्शन आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? Na बन जाएगा और क्लोरीन बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने क्या किया? इलेक्ट्रोलाइसिस किया किसका? ट्वाइस ऑफ Na प्लस आयन का प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस आयन का। तो क्या बन जाएगा? Na ट्वाइस ऑफ Na प्लस Cl2 बन जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी? ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, अब विद्युत अपघटन में मैं बता रहा हूं कि अगर आपके दो या दो से ज्यादा धनायन है, दो या दो से ज्यादा ऋणायन है, तो कैसे उत्पाद आप बताएंगे? ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में आप कैसे बताएंगे? ठीक है, तो वो चीज आप समझ लीजिए क्या होता है। मैं स्टार करके लिखवा देता हूं, ये जनरली कोई नहीं बताता है लेकिन मैं बता रहा हूं, आप ध्यान देंगे। जब किसी विद्युत अपघटनीय विलयन में, विद्युत अपघटनीय विलयन में दो या दो से अधिक धनायन एवं दो या
दो से अधिक ऋणायन उपस्थित हो तो विद्युत अपघटन के पश्चात प्राप्त उत्पाद विद्युत उत्पाद आयन के सापेक्ष अपचयन एवं ऑक्सीकरण विभव पर निर्भर करता है। जिस आयन का अपचयन विभव उच्च होगा उसका अपचयन होगा अन्य आयन ऐसा ही रहेगा तथा जिस आयन का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा या अपचयन विभव कम होगा, ऑक्सीकरण विभव उच्च होगा या अपचयन विभव निम्न होगा, वह ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक। तो अपचयन किसका हो रहा है? धनायन का। और ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? ऋणायन का। ठीक है। तो ऋणायन में जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है या जिसका अपचयन विभव कम है उसका क्या हो जाएगा? आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। और धनायन में जिसका अपचयन विभव ज्यादा है या ऑक्सीकरण विभव कम है उसका क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। ठीक है। NaCl की जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यहां पर एक विद्युत अपघटनी सेल ले लिया जिसमें NaCl का क्या ले लिया? जलीय विलयन ले लिया। दो मेटल इलेक्ट्रोड इसमें डिप की। ठीक है। दो धात्विक इलेक्ट्रोड इसमें डुबो दी और उनको बैटरी के धनात्मक सिरे और ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया। अब होगा क्या? होगा ये कि ये हो गया आपका क्या? एनोड। ये हो गया आपका क्या? कैथोड। ठीक है। अब चूंकि जलीय विलयन है तो NaCl दो आयनों में टूट जाएगा। किसमें? आपका Na+ आयन और Cl- आयन। लेकिन जल भी आपका दो आयनों में टूट जाएगा। क्या? H+ आयन और OH- आयन। तो इस तरह से यहां पर कितने प्रकार के धन आयन? दो प्रकार के धन आयन। कितने प्रकार के ऋण आयन है? दो प्रकार के ऋण आयन है। तो ये दो ऋण आयन हो गए, दो धन आयन है। ये दोनों कहां जाएंगे? यहां पर जाएंगे। दोनों कहां जाएंगे? यहां पर जाएंगे।
इनका क्या होना है, ऑक्सीकरण होना है, और इनका क्या होना है, अपचयन होना है। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, कौन जल्दी अपचयित होगा, जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा वो जल्दी अपचयित हो जाएगा। कौन जल्दी ऑक्सीकृत होगा, तो जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा वो ऑक्सीकृत होगा। अपचयन किसका होना है, धनायन का, और ऑक्सीकरण किसका होना है, ऋणायन का। तो आप विद्युत रसायन श्रेणी देखेंगे, विद्युत रसायन श्रेणी आपको इसी चैप्टर में पढ़ाई जाएगी, तो उसमें अपन क्या करते हैं, तत्वों को या आयनों को उनके अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। मतलब ऊपर क्या होता है, सबसे कम अपचयन विभव है, और नीचे क्या है, सबसे ज्यादा अपचयन विभव है, या ऑक्सीकरण विभव के घटते क्रम में, मतलब ऊपर वाले का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है और नीचे वाले का ऑक्सीकरण विभव कम है। तो आप देखेंगे कि सोडियम बहुत ऊपर रहता है, हाइड्रोजन नीचे रहता है, तो सोडियम का अपचयन विभव कम है और हाइड्रोजन का अपचयन विभव ज्यादा है। ठीक है, वहीं पर क्लोरीन ऊपर रहता है और OH नीचे रहता है, तो आपका क्लोरीन का अपचयन विभव कम है, OH का अपचयन विभव ज्यादा है, यानी क्लोरीन का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है और OH का ऑक्सीकरण विभव कम है। ठीक है, तो जिसका अब एट कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा, जाएंगे तो दोनों, लेकिन अपचयन कौन होगा, जिसका अपचयन विभव ज्यादा है। तो अपचयन विभव ज्यादा किसका होगा, जो विद्युत रसायन श्रेणी में नीचे पाया जाएगा। तो आप देखेंगे सोडियम ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, तो आपका सोडियम ऐसा का ऐसा रह जाएगा, और जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, वहां पर अपचयित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपचयित हो जाएगा, और क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। ठीक है, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, दोनों कैथोड तो हो गया, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, ये दोनों नेगेटिव आयन जाएंगे एनोड पर। ठीक है, लेकिन जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा, तो आप देखेंगे कि क्लोरीन ऊपर होता है किससे, OH से, तो इसका अपचयन विभव कम है, तो ऑक्सीकरण विभव क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव में माइनस का साइन का अंतर होता है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा हो जाएगा। तो आपका क्लोरीन क्या हो जाएगा, एनोड पे जाएगा और उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, Cl2 बना लेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ H प्लस आयन प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस आयन, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस आयन प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, ये आपके एज इट इज सॉल्यूशन में रहेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, H2 प्लस Cl2 प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ NaOH। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बना उसमें कितने चीजें बन गई, 3 बनी, एक तो हाइड्रोजन निकल गया, एक क्लोरीन निकल गया और एक NaOH बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर जिंक और कॉपर आयन होते तो कॉपर आयन का क्या हो जाता, अपचयन हो जाता, जिंक विलयन में ऐसा का ऐसा रह जाता। तो इससे आपसे कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं कि भाई उत्पाद क्या बनेगा, तो आपको देखना रहता है कि किसका अपचयन विभव ज्यादा है, किसका अपचयन विभव कम है, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे आप क्या बता सकते हो, उत्पाद बता सकते हो। तो ये हो गया आपका विद्युत अपघटन। अब भाई ये तो पता चल गया कि हाइड्रोजन बनेगा, क्लोरीन बनेगा और NaOH बन जाएगा। अब बात आता है कितना बनेगा। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम पढ़ते हैं फैराडेज लॉ। ठीक है, तो अगली हेडिंग आपकी आती है विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम। क्या, विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम। ठीक है, विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम। ठीक है, फैराडे एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट थे तो जो 2 नियम एक साथ देते थे, किसी भी चीज के 2 नियम
एक साथ देते थे। तो यहां पर भी आपके दो नियम पढ़ना है। तो पहले फर्स्ट लॉ यानी प्रथम नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रथम नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, ठीक है, क्या बोलता है? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर जमा या उत्सर्जित पदार्थ की या तत्व का द्रव्यमान विद्युत अपघट्य में प्रवाहित की गई कुल धारा के ब्रैकेट में लिखो आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। मतलब कोई पदार्थ कितना जमा हो रहा है या कितनी मात्रा में वो उत्सर्जित हो रहा है, उसका अपन द्रव्यमान निकालेंगे। द्रव्यमान से आप आयतन निकाल सकते हो, चौड़ाई दी हो, घनत्व दिया हो तो उस इलेक्ट्रोड की चौड़ाई दी हो तो उसकी थिकनेस यानी मोटाई निकाल सकते हो, कितनी मोटी परत उस पे जमा हो गई, ये सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले या उत्सर्जित होने वाले तत्व का द्रव्यमान उस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के या आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो द्रव्यमान को या तो W से या M से प्रदर्शित कर दो। मैं M से बताता हूं। तो M प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? Q के। Q क्या है? आवेश का मान है, ठीक है। तो यहां से जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, समानुपाती का चिन्ह हटता है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है? एक नियतांक आ जाता है। लेकिन उससे पहले अपन बात कर लेते हैं, जहां Q बराबर IT होता है तो M अनुक्रमानुपाती हो जाता है किसके? IT के। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो M बराबर ZIT, जहां Z विद्युत रसायन नियतांक है जिसका मान अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो सर Z आपको दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। Z आपको नहीं दिया जाएगा। तो फिर सर हम Z कैसे निकालेंगे? Z का फॉर्मूला होता है E/F। यहां पर E क्या है? तत्व का समतुल्य द्रव्यमान। E क्या है? तत्व का समतुल्य द्रव्यमान। E बराबर क्या होता है? M/N, ठीक है। M क्या है? M आणविक द्रव्यमान है, और N संयोजकता, ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है वो आपका क्या है? N हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा।
एफ क्या है? एफ फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक या एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, फैराडे नियतांक या एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो 1F बराबर क्या हो जाता है? 96500 कूलम, लगभग लगभग कितना होता है? ये एक फैराडे होता है। तो ये होता है आपका विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। वैसे तो नियम ये हो जाता है, लेकिन Z का मान आपको यहां से निकालना पड़ता है। आपको Z नहीं दिया जाता है, दे देते हैं तो अच्छी बात है, वैसे नहीं दिया जाता है। अब Z कैसे निकालेंगे? E अपॉन F। E भी आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो निकाल सकते हैं M बटे N। M क्या होता है? आणविक द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान, और N क्या होता है? संयोजकता। जैसे अपन बात करते हैं तांबे की बात करते हैं, ठीक है, तांबा जमा होता है, तो तांबे का आणविक द्रव्यमान कितना होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, 63.5 इतना होता है, 63.2। उसकी संयोजकता यानी वैलेंसी कितनी होती है? +2। कितनी होती है? +2। तो उसके लिए आपका E कितना हो जाएगा? 63.5 अपॉन 2 यानी 31.75। ये आपका किसके लिए हो जाएगा? तांबे के लिए। ये आपको याद रखना है, कॉपर के लिए हो जाता है। वही सिल्वर के लिए बात करेंगे तो सिल्वर का आणविक द्रव्यमान लगभग होता है 108, उसकी संयोजकता होती है 1। तो ये हो जाएगा आपका 108 ही हो जाएगा, किसके लिए? चांदी के लिए हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्रथम नियम ये हो जाता है, ठीक है। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या बोलता है? फैराडे का प्रथम नियम ये बोलता है किसी भी इलेक्ट्रोड पे जमा होने वाले या उत्सर्जित होने वाले तत्व का द्रव्यमान क्या होता है? उस विद्युत अपघट में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो M प्रोपोर्शनल हो गया किसके? Q के। कई लोग M की जगह W भी लिखते हैं, तो जैसा आप जिसकी श्रद्धा वो वैसा लिख सकता है। तो M प्रोपोर्शनल Q हो गया या W प्रोपोर्शनल हो गया Q के। Q क्या है? आवेश है, तो आवेश बराबर धारा गुणित समय, क्योंकि धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। तो Q बराबर IT, तो M अनुक्रमानुपाती हो गया किसके? IT के। जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है, Z आ गया, जहां Z विद्युत रसायन नियतांक है, जिसका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। तो Z बराबर क्या होता है? E अपॉन F। E क्या है? तत्व का समतुल्य द्रव्यमान। E कैसे निकालते हैं? M बटे N। M क्या है? आणविक द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान। N क्या है? संयोजकता। F क्या है? फैराडे नियतांक। एक फैराडे नियतांक का मान कितना होता है? 96500 कूलम, ठीक है। कई बार क्या होता है, द्रव्यमान दे देते हैं कि इतना जमा करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता पड़ती है, तो भी आप इस नियम से निकाल सकते हो या आपकी बैलेंस इक्वेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की, ठीक है, फैराडे के द्वितीय नियम की। द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो अलग अलग विद्युत अपघट्य में, दो अलग अलग या दो भिन्न विद्युत अपघट्य में, विद्युत अपघट्य में समान समय के लिए, समान समय के लिए, समान समय के लिए समान विद्युत धारा, समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पे जमा, इलेक्ट्रोड पे जमा
या इलेक्ट्रोड पे उत्सर्जित तत्व का द्रव्यमान उसके समतुल्य द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। तो आपने समझ लिया क्या है, मैंने आपको बताया m बराबर जेड आई टी, ठीक है। z बराबर क्या हो गया था, E/F इंटू आई टी, ठीक है। ये मैं अलग से बता रहा हूं, समझा रहा हूं, समझना क्या बोल रहे हो। आपने दो अलग अलग विद्युत अपघट्ट लिए, उनमें समान समय t सेम कर दिया, ठीक है। समान समय के लिए समान धारा प्रवाहित कर रहे हो, I सेम कर दिया, F तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो जो आपका द्रव्यमान जमा हो रहा है या उत्सर्जित हो रहा है वो किस पर निर्भर कर रहा है, समतुल्य द्रव्यमान यानी E पर निर्भर कर रहा है। यानी E का मान बदलोगे तो आपका जो जमा होने वाला तत्व का द्रव्यमान है या उत्सर्जित तत्व का द्रव्यमान है वो भी बदल जाएगा। तो जो m है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, E के। तो m1/m2 बराबर क्या हो जाएगा, E1/E2। कई लोग इसको W के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो W1/W2 बराबर E1/E2। ये फैराडे का द्वितीय नियम है। फैराडे के दोनों नियम पे कई सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर कोई चीज नहीं आती है तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, विद्युत अपघटन, फैराडे के नियम, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में पूछे जाते हैं कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आना है तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हाँ, पढ़ाई जरूर कर लेंगे ना, कोई डाउट आता है तो पूछ जरूर लेंगे, और कोई भी समस्या आती है बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए बस।